विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के जो हमारी एग्जाम्पलर बुक है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास में फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। फर्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? यानी फिजिकल चेंज में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस चेंज होता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं होता है, कुछ उसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गया। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस चेंज हुआ है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यानी आइस को मेल्ट करके वाटर बना है, तो यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हुआ है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट हमारा डिज़ोल्व हो गया वाटर में, तो डिज़ोल्व हुआ है, कुछ नया सब्सटेंस तो बना नहीं है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज हो गया। इसको हम दोबारा सेपरेट भी कर सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर को। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का जलना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जब आप जलाए तो क्या आप वापस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उससे बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज कंबशन ऑफ एलपीजी प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस। वही लिखा है कि एलपीजी का जलना एक फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब एलपीजी जलता है तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। A lot of heat is produced along with carbon dioxide and water vapor during this reaction. It is also irreversible in nature. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी आप दोबारा चाहो कि एलपीजी गैस आपका एलपीजी गैस का कंबशन हो गया और दोबारा आप चाहोगे कि कंबशन के बाद वापस एलपीजी गैस बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रेस्ट 3 आर फिजिकल चेंजेस एज नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, द ओनली स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बाकी के जो 3 सब्सटेंसेस के बारे में आपको बताया गया, ये हमारे फिज़िकल चेंजेस के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्सटेंस के स्टेट चेंज हो रहे हैं। हमने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हैं। क्या है? पहला पॉइंट है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, यानी फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है। अ फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस although the initial and final substances appear different. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, हो सकता है सिर्फ ये हो सकता है कि इनिशियल सब्सटेंस आपके पास में जो था, फाइनल सब्सटेंस उससे डिफरेंट अपीयर हो, डिफरेंट दिखे, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अ फिजिकल चेंज इज़ रिवर्सिबल, और फिजिकल चेंज के बारे में ये बात भी लिखी हुई है कि फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है, यानी आपने आइस से लिक्विड फॉर्म किया तो आप लिक्विड से दोबारा आइस को फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, यानी जब कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, बदलाव आता है। अ केमिकल चेंज प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो अपनी अलग ही प्रॉपर्टी कैरी करता है। एनर्जी इज़ ईदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी जब भी कोई केमिकल चेंज होता है
तो उस केस में या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। एक बार नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, आपने दूध से एक बार दही को अगर बना लिया तो दोबारा दही से दूध में आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके सामने एक रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रिएक्शन है NH3 प्लस O2। अमोनिया और वाटर को जब मिक्स किया गया तो हमारे पास में नया सब्सटेंस बन रहा है NO प्लस H2O। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? योर आंसर इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ये आंसर है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है तो देखते हैं। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है। जैसे यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया में से जो अमोनिया है ये हमारा चेंज हो गया है NO में, और ऑक्सीजन जो है ये हमारा H2O में चेंज हो गया है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि बिकॉज H ऑफ NH3 इज डिस्प्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, क्योंकि NH3 का H जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू डिस्प्लेस हो रहा है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, एज इट ऑलवेज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ कंपाउंड इन अ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? जब किसी भी कंपाउंड में जब रिएक्शन होता है तो उसमें ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। हियर NH3 इज चेंजिंग टू NO, यहाँ पर NH3 NO में चेंज हो रहा है। सो NH3 इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पर NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो रिडक्शन, यानी जब हाइड्रोजन एटम ऐड होता है किसी सब्सटेंस में तो उसे भी हम रिडक्शन कहते हैं। हियर ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इस केस में यहाँ ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास में एक रिएक्शन दिया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में ये बताना है। रिएक्शन है Fe प्लस H2O कंबाइन करके Fe3O4 बना है और H2O साथ में H2O रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आंसर है स्टेटमेंट A, B एंड D आर करेक्ट। ये तीनों करेक्ट हैं। A, B, D में क्या लिखा है? A में लिखा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है आयरन में तो ऑक्सीडाइज्ड है, सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर H2O से हमारा रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो रिड्यूस्ड है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन A, B और D करेक्ट है। आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्मिंग फेरिक ऑक्साइड, आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हमारे पास में सब्सटेंस क्या बन रहा है? फेरस फेरिक ऑक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होकर के ये हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जा रहा है। देखिए H2O चेंज होकर के हाइड्रोजन आयन में चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय डोनेटिंग इट्स ऑक्सीजन एटम टू Fe, वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर रहा है इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है। तो आंसर इज व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। जब क्विकलाइम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली व्हेन एन एसिड और अ बेस इज़ डाइल्यूटेड विथ वाटर, हीट इज़ रिलीज्ड। तो इसी तरह से किसी भी एसिड और बेस में पानी जब हम मिलाते हैं तो इस केस में भी हीट रिलीज होता है और इस वजह से इसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक और पॉइंट क्या लिखता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब होता है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट के साथ में बहुत एनर्जी रिलीज होती है। सच processes are not because they are given heat out, they give heat out heat. Question number 5 कहता है बेटा 3 beakers labeled A, B, C each containing 25 milliliter of water were taken. 3 बीकर्स है आपके पास में A, B, C और इनमें 25 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है। A small amount of NaOH, anhydrous CuSO2 and NaCl were added to beakers A, B, C respectively. तो हमारे A बीकर में NaOH, B में CuSO2 और C में NaCl को ऐड किया जाता है। It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in a beaker A, B, whereas in case of beaker C, the temperature of solution falls. तो जैसे ही ये सब्सटेंस ऐड किया गया तो हमारा ए और बी बीकर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन सी बीकर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में इन बीकर ए बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड एंड फोर्थ है द इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। तो आंसर है केमिकल रिएक्शन इन बीकर ए एंड बी गिव्स आउट हीट। तो बीकर ए और बी में से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पर इस केस में हीट रिलीज हो रहा है, हैंस द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। दस वी कैन कॉल इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। इन बीकर सी हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, बीकर सी में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम वाटर इंस्टेड एंड हैंस द टेम्परेचर डिक्रीजेस, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। दस वी कैन कॉल इट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारा ये जो प्रोसेस है सेकेंड वाला वो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, इस 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है dilute ferrous sulfate solution was gradually added in a beaker containing acidified permanganate solution। तो हमारा इस सॉल्यूशन में डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को धीरे धीरे ऐड किया जाता है। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर्स। तो धीरे धीरे इसका कलर लाइट पर्पल से धीरे धीरे वो फेड होने लगता है और फाइनली ऐसा स्टेज आता है कि कलर फेड पूरा तरह से डिसअपीयर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से हमारे ऑब्जर्वेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो हमारे पास में ऑप्शंस है KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4।
ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज करता है और ये हमारा इसका इक्वेशन है 2KMnO4 प्लस 8H2SO4, ये है फेरिक सल्फेट के लिए फार्मूला, प्लस 10 FeSO4, ये हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन रहा है K2SO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल 3, इसे फेरिक सल्फेट कहते हैं, प्लस 2 MnSO4 प्लस 8H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा आंसर है, पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर such chemical reactions in which one component of each reactant exchange to form product। तो हमारे पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि एक कंपोनेंट दूसरे से रिएक्ट करता है और आपस में एक्सचेंज होकर के नया प्रोडक्ट बनाता है। द कैटायन एंड एनायन ऑफ टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। तो कैटायन और एनायन आपस में चेंज होकर के दो नए कंपाउंड बनाते हैं। हियर ओनली इन रिएक्शन टू आयंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड एंड हैज़ टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, सिर्फ इसी में हमारा नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, जो है ओनली बी, ओनली 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा कंबाइन हमने किया है, तो ये हमारा बनेगा इस तरह से। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो ये हमारा एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में लेकर के जाते हैं तो इसका कलर ग्रे क्यों हो जाता है। तो आंसर क्या है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट इज़ डीकम्पोज्ड टू फॉर्म सिल्वर। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के एक्सपोजर में लेकर के जाते हैं तो ये सिल्वर से डीकम्पोज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रेइश वाइट सिल्वर मेटल। और इस केस में, इस रिएक्शन में इसी वजह से क्या होता है कि हमारा सिल्वर क्लोराइड वाइट, जो वाइट कलर का होता है, ये चेंज होकर के ग्रेइश वाइट सिल्वर मेटल बन जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये हमारा इसका जो रिएक्शन हुआ है ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा AgCl सनलाइट के प्रेजेंट में, और ये ब्रेक होगा तो Ag और Cl2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। तो हमारे इनको हम हीट करते हैं, इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में, वाटर के साथ में जब इसके रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट भी लिबरेट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम वाटर। इसे स्लैकिंग ऑफ लाइम वाटर कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम वाटर एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्लैकिंग ऑफ लाइम इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। द हीट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग द बीकर फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से जब आप इसको बीकर को टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत गर्म है, हीट आप वहाँ से फील कर सकते हो। द रिजल्टिंग कंपाउंड CaOH होल 2 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैक्ड लाइम। तो यहाँ पर जो नया सब्सटेंस हमारा बना था, जो कंपाउंड बना था CaOH होल 2, इसे हम स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू एंड हैंस प्रूव्स इट टू बी अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा स्लैक्ड लाइम क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है
और ये प्रूव करता है कि ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। दस द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। इस वजह से इसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ये हमारा रिएक्शन है CaO प्लस H2O फॉर्म करेगा CaOH होल 2 प्लस हीट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जब हमारा अमोनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एज वेल एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और साथ में ही ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज one component of each compound has exchanged places with each other। क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड एक एलिमेंट दूसरे से चेंज हो रहा है, तो इस वजह से एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। क्योंकि यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, इसलिए इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रेस्ट अदर प्रोडक्ट्स formed are soluble in water except barium sulfate that precipitates out। तो हमारा बेरियम सल्फेट के अलावा बाकी जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सभी हमारा वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसलिए हमारा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलता है। ये हमारा इक्वेशन है BaCl2 प्लस NH4SO4 प्रोडक्ट बना है BaSO4 प्लस NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मोल रेशियो निकालना है, तो मोल रेशियो क्या है ये बताना है। तो क्या है? द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1 बाय वॉल्यूम। तो कितना है? 2:1 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो इसमें वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। ये हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। हमारा ये है वाटर पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में, और इसका रेशियो होगा 2:1 के रेशियो में ये टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर बोथ आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है हमारा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये दोनों हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आगे है दीज प्रोसेसेस पुल हीट एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ये जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, और उसके बाद में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चेंज होता है। हैंस बोथ दीज प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस कूलिंग रैदर देन हीटिंग। इसलिए इस प्रोसेस में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ड्राई आइस अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू कन्वर्ट इनटू गैस। ड्राई आइस क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो गैस में चेंज हो जाता है। दिस फीचर मेक्स इट गुड रेफ्रिजरेंट। इसलिए इस फीचर का रेफ्रिजरेंट में इसका यूज़ करते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है।
दैट इज़ वाई दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का फॉर्म होता है। While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो अगर हमारे पास में लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो लेड नाइट्रेट की जगह पर हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? लेड एसीटेट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो हम लेड नाइट्रेट की जगह पर लेड एसीटेट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज लेड एसीटेट इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्यूबल लाइक लेड नाइट्रेट, क्योंकि लेड एसीटेट भी हमारा लेड नाइट्रेट की तरह वाटर सॉल्यूबल है। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज़, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड एसीटेट आर मिक्सड। यहाँ पर ये लेड एसीटेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज सेम। तो यहाँ पर ये ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट हमारा लेड आयोडाइड का बन जाता है। लेड आयोडाइड इज़ अनयूजुअली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर एंड फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। तो ये हमारा जब ठंडा होता है तो कूल होने के बाद में ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, वाटर क्रिस्टल फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन आयरन फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम? तो कौन सा गैस यहाँ पर कौन से गैस का यूज़ होता है? तो हम जानते हैं नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। आंसर देखते हैं क्या लिखा है। हीलियम और नाइट्रोजन बोथ कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारा इन दोनों का यूज़ होता है, नाइट्रोजन और हीलियम गैस का, नाइट्रोजन और हीलियम गैस का यूज़ होता है। दीज गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, इन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं। एज दे डू नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो ये हमारा बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे इनर्ट गैसेस, इन दोनों को इनर्ट गैस कहते हैं। दस दीज गैसेस क्रिएट अ इनर्ट इन्वायरमेंट। तो हमारा ये जो गैसेस होते हैं इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फॉर द ऑयल एंड प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एनी एलिमेंट इन द इन्वायरमेंट दैट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इट रैंसिड। तो हमारा इस वजह से हमारा जो ऑयली सब्सटेंस है उसको उसके लिए प्रिवेंशन का काम ये लोग करते हैं और हमारा जो सब्सटेंस है वो रैंसिड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो हमारा ये रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पर से इस रिएक्शन के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये रिएक्शन है KClO3, इसको हीट सप्लाई किया गया तो ये हमारा ब्रेक होकर के KCl प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। तो आंसर क्या है? इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अ कंपाउंड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। दिस रिएक्शन इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एज KClO3 इज़ ब्रोकन डाउन इनटू KCl एंड O2। तो हमारा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि KClO3 हमारा टूट करके KCl और O2 में बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3 हीट इज़ टेकन इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इस केस में इसमें क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? तो आंसर है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस।
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा केमिकल कंपोजिशन होता है, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती है। Energy is either released or absorbed during a chemical reaction. It is an irreversible reaction. तो हमारा इस केस में क्या होता है कि एनर्जी या तो रिलीज़ होगा या फिर अब्जॉर्ब होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इस केस में या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या अब्जॉर्ब होती है, और ये रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर शो किया है, कॉपर और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बन गया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टेम्परेचर। तो हमारा ये जो एब्रीविएशंस यूज़ किया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो है आंसर है इट इज़ बिकॉज द standard state of hydrogen and oxygen is gas and for water is liquid at reaction temperature। तो हमारा जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो गैसियस होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिक्विड लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिक्विड लिखा हुआ है, जबकि क्या है हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक गैस है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी लिक्विड लिख दिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, तो हमारा ये जो है ये सही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है और जो नया सब्सटेंस बना ये लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंबशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ वन इन विच मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जहाँ बहुत सारे रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शन 2 MgO and H2O combine to form MgOH. In reaction 3 Al and O2 combine to form Al2O3. A combination reaction is also known as synthesis reaction। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 यानी ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके इन दोनों केस में एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस थे ये हमने आज कवर किए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट हमारी DU के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।